प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th साइंस का चैप्टर 8 गति, ठीक है, मोशन आपके सामने रख रही हूँ। बहुत सरल भाषा में मैंने प्रयास किया है कि आप इस चैप्टर के प्रमुख बिंदुओं को समझें, ठीक है। तो क्रमानुसार, क्रम से मैंने शुरू से लास्ट तक बहुत सरल भाषा में आपको इस चैप्टर के प्रमुख बिंदुओं को समझाने की कोशिश की है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर हम किसी भी विषय की जड़ को यानी बेसिक को समझते हैं तो वह विषय हमारा फेवरेट विषय हो जाता है। अगर हमें उस विषय की जड़ या उसकी आधारभूत चीज़ें आती हैं, उसकी बेसिक हमें आती है समझ में, तो वह सब्जेक्ट हमारा प्रिय सब्जेक्ट हो जाता है, चाहे वह गणित हो चाहे वह विज्ञान हो। इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक को समझने के लिए सबसे पहले उसकी छोटी छोटी बातें समझना ज़रूरी है। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर गति है, वह चैप्टर आपको उस चैप्टर की प्रमुख बिंदुओं को और प्रमुख परिभाषाओं को आपके सामने बहुत सरल भाषा में मैंने रखने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी बात क्रम से रखने की कोशिश की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो हमारा गति चैप्टर है उसमें हमें गति मीन्स होता है मोशन। तो क्योंकि चैप्टर का नाम गति है तो हम शुरुआत गति से कहते हैं कि हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। जब आप सड़क के किनारे खड़े हों और आपके सामने कोई कार आती है और वह आपके सामने से निकल जाती है कार, दूर से आपने कार को आते हुए देखा और आपके सामने से कार निकल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह गति में थी। इसका कारण क्या है, क्यों वह गति में थी? क्योंकि वह समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही थी। अगर वही कार सड़क के किनारे खड़ी होती और आपके सामने खड़ी रहती तो समय गुजरता जाता लेकिन कार अपनी ही जगह पर रहती। इसका मतलब है समय के साथ साथ उस कार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तब हम कार को रुकी हुई कहेंगे। और कार को गति में कब कहेंगे, गति की अवस्था कब कहेंगे, जब कोई वस्तु अपने समीप स्थित अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करती है तो वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई वस्तु अपने समीप स्थित अन्य वस्तुओं के सापेक्ष समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। हम कब कहेंगे कि कोई वस्तु गति की अवस्था में, जब वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी। एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे माना यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे आप ही खड़े हो और आपने एक कार को ए बिंदु पर देखा, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद वह कार बी बिंदु पर पहुंच गई, ठीक है। तो यानी कि आपके सापेक्ष वह कार गति में है। इसलिए गति में है क्योंकि वह अभी 1-2 सेकंड पहले ए बिंदु पर थी और 2 सेकंड के बाद वह बी बिंदु पर पहुंच गई। तो समय के साथ साथ उस कार ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। कार की पहली स्थिति ए थी, दूसरी स्थिति बी है, यानी समय के साथ साथ उस कार ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया तो हम कहेंगे कार गति की अवस्था में है, ठीक है। अब अगर हम इसी कार के गति वाली अवस्था के कार के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में आपको पता है कि हम 2 अक्ष खींचते हैं, ये वाई अक्ष होता है और ये एक्स अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष को हमने समय दिखाया है t और वाई अक्ष में हमने दूरी दिखा रखी है, ठीक है। तो ये हमारा वाई अक्ष है और समय वाला हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई कार गतिमान अवस्था में होगी तो उसके दूरी और समय के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वह ग्राफ इस तरीके से आएगा। जैसे यह वस्तु जो कार थी वो ए बिंदु पर थी और 2 सेकंड के बाद, यानी पहले सेकंड में 2 सेकंड के बाद वह
बी पर पहुंच गई, यानी कि 40 मीटर पे पहुंच गई। तो अगर हम इसके सरल सरल ग्राफ के तरीके से हम इसको समझें तो गतिमान जो कार होगी उसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इसी स्टेटमेंट पे कि वह वस्तु पहले ए बिंदु पर थी, आपने उसको ए बिंदु पर देखा और उसके बाद वह वस्तु 2 सेकंड के बाद बी बिंदु पर पहुंच गई। तो ग्राफ में देखिए आप इस एक्स एक्स में आपने समय को 1 सेकंड 2 सेकंड लिया है और वाई एक्स में आपने दूरी लिखी 20 मीटर 40 मीटर, आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसा लिख सकते हैं पैमाना मान के। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो गतिमान कार के लिए इस तरीके का आएगा। ठीक है, तो ये गति की अवस्था हो गई। अब हमारी दूसरी अवस्था है विराम अवस्था। अब विराम अवस्था बिल्कुल उसके उल्टा होगा कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, यदि वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती, जैसे मैंने अभी आपको क्या उदाहरण दिया था कि कार जो है अगर सड़क के किनारे खड़ी है तो समय गुजर रहा है लेकिन कार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वस्तु क्या है, विराम की अवस्था में। तो विराम अवस्था के लिए अगर हम ग्राफ द्वारा इसको बनाना चाहें तो ग्राफ में आपको पता है एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, ठीक है, और ये है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में हम समय दिखा रहे हैं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, और वाई अक्ष में हम दूरी दिखा रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर पर 5 मीटर 10 मीटर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो मूल बिंदु से अगर वस्तु 10 मीटर पर आपसे कार खड़ी है, आप मूल बिंदु कहाँ है, निर्देश बिंदु है जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति है मूल बिंदु पर। तो मूल बिंदु यानी निर्देश बिंदु वो बिंदु है जहाँ से हम वस्तु की दूरी को लेते हैं। तो आपसे हमने कार की दूरी ली है तो आप वहाँ पर यहाँ पर खड़े हो और कार आपसे 10 मीटर की दूरी पर खड़ी है। अब देखिए समय गुजरते जा रहा है, 1 सेकंड हुआ कार 10 मीटर पे ही रही, 2 सेकंड हुआ कार की दूरी 10 मीटर ही रही, 3 सेकंड हुआ कार की दूरी 10 मीटर ही रही, 4 सेकंड हुआ कार की दूरी 10 मीटर ही रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कार विराम अवस्था में होगी उसका दूरी समय ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दूरी समय ग्राफ कैसा होगा विराम अवस्था में, समय अक्ष के समानांतर रेखा होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कार खड़ी है, वो 10 मीटर पे आपसे 10 मीटर की दूरी पर थी तो 10 ही मीटर पे रहेगी और समय गुजरते जाएगा। तो इस तरीके से विराम अवस्था में कोई भी वस्तु होती है तो उसका दूरी समय ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गति की संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना है। गति की संकल्पना एक सापेक्ष संकल्पना है, यानी कि अगर हम किसी वस्तु को गति में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि किसके सापेक्ष गति में है। जैसे हमने अभी क्या कहा था, कार किसके सापेक्ष गति में थी, आपके सापेक्ष, या कार सड़क के किनारे खड़ी थी तो किसके सापेक्ष विराम में थी, आपके सापेक्ष। तो गति की संकल्पना में हमें यह बताना पड़ता है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो किसके सापेक्ष है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही वस्तु किसी वस्तु के सापेक्ष विराम में हो सकती है और जबकि अन्य किसी वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में हो जाती है। एक ही वस्तु कभी विराम की अवस्था में होती है और वही दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में होती है। जैसे इसी कार का लो, जो सड़क के किनारे खड़ी है उस कार को लो आप, तो वह आपके सापेक्ष विराम में है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से यानी पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष से उस वस्तु को देख रहा होगा, कार को देखेगा, तो उसके सापेक्ष वह कार जो सड़क के किनारे खड़ी है वह भी गति में होगी। क्यों? क्योंकि उसके सापेक्ष पृथ्वी गति कर रही है तो कार भी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो एक वस्तु जो है किसी वस्तु के सापेक्ष विराम में होती है जबकि किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था में भी हो सकती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब है हमारा अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है, जैसे हम अभी मैंने कहा था कि एक ही वस्तु दूसरे के सापेक्ष गति में हो सकती है और किसी अन्य के सापेक्ष विराम में हो सकती है। इसका एक और उदाहरण है कि सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष चलती हुई बस में बैठे व्यक्ति गति की अवस्था में होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आप खड़े हो तो एक बस चलते हुए आपके पास आ रही है तो
आप बस में बैठे हुए व्यक्ति आपके सापेक्ष गति में होंगे, जबकि बस में बैठे व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, वे व्यक्ति जो आपके सापेक्ष गति में थे लेकिन वे एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं। यानी एक ही वस्तु एक वस्तु के सापेक्ष विराम में हो सकती है और दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति में हो सकती है। जैसे बस में बैठा हुआ व्यक्ति सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष तो गति में होगा, लेकिन अपने बगल में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष विराम में होगा, क्योंकि समय के साथ साथ उनकी स्थिति नहीं बदल रही है। बस में दो अगल बगल सीटों में बैठे व्यक्तियों की समय के सापेक्ष स्थिति नहीं बदल रही है, वो एक दूसरे के पास ही बैठे हैं और समय गुजरते जा रहा है। तो सड़क पर खड़े हुए व्यक्ति के सापेक्ष चलती हुई बस में बैठे व्यक्ति एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में होंगे। ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति का वर्णन करने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु मतलब जिसके सापेक्ष हम बात कर रहे हैं वह निर्देश बिंदु होगा। ठीक है। जैसे मनीषा का घर उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मनीषा का स्कूल उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे आप हो, आपका घर अगर आपका स्कूल अगर आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, घर से 2 किलोमीटर कह रहे हैं ना, तो घर निर्देश बिंदु होगा। हम जैसे हमने कहा कि बस में बैठा व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति के सापेक्ष गति में है, तो वहां पर सड़क में खड़ा हुआ व्यक्ति क्या है, निर्देश बिंदु है। वैसे यहाँ पर मनीषा का स्कूल उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर घर निर्देश बिंदु होगा। ठीक है। अब विराम अवस्था, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक। ठीक है। विराम अवस्था में हम कब कहेंगे, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। जैसे एक किताब है जो मेज पर रखी है, वह मेज ही पर रखी रहेगी, समय के साथ साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वह किताब कैसी अवस्था में कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। अब हमारा जो है इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है दूरी तथा विस्थापन। यह छोटी कक्षाओं में आपने बहुत बार पढ़ा है। दूरी यानी दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है। दूरी हमारी हो गई डिस्टेंस और विस्थापन हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम दूरी किसे कहेंगे और विस्थापन किसे कहेंगे, तो इसमें हमें देखना है कि दूरी यानी कि डिस्टेंस जो होती है और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इनमें क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी रास्ते पे चल रही है, जैसे आप ही अपने घर से स्कूल तक जा रहे हो, तो जो रास्ता आपने तय किया है उसकी पूरी लंबाई को दूरी कहेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों में अंतर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो एक बच्चा जो अपने घर से स्कूल जा रहा है, उसने जो रास्ता तय किया उसकी लंबाई को हम कहेंगे दूरी, और उसके घर से स्कूल की जो सबसे मिनिमम दूरी है, चाहे वह उस रास्ते से ना गया हो, उस दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है। तो दूरी की परिभाषा क्या हुई, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, और एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल द्वारा बहुत अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए कि एक बच्चा है जो अपने घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है। तो घर से स्कूल जाते समय उसने जो रास्ता तय किया है वह कोई भी हो सकता है। माना वो घर से स्कूल इस रास्ते जा रहा हो, तो ये पूरी दूरी जो है उसकी 20 किलोमीटर वो ऐसे चला और 30 किलोमीटर ऐसे चला। आप
यहाँ पे घर से स्कूल के बीच की दूरी जो है वह एक जो रास्ता उसने तय किया वो इस तरीके से जा रहा है। हो सकता है वह रास्ता इस तरीके से भी जाए, ठीक है। तो रास्ता जो उसने तय किया है उसकी लंबाई को हम दूरी कहेंगे। रास्ता उसने, अगर ये वाला रास्ता उसने तय किया है तो 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50 किलोमीटर की दूरी उसने तय की, ठीक है, घर से कॉलेज या स्कूल जाने के लिए। और दूसरा रास्ता अगर उसने ये वाला लिया है तो यहाँ से वो 20 किलोमीटर इधर गया, फिर 30 इधर गया, तो ये भी उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय की और वो घर से स्कूल पहुँच गया। तो जो रास्ता उसने लिया है वह दूरी हुई, लेकिन विस्थापन क्या हुआ, उसके घर से स्कूल के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन, ठीक है। यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान से आपने समझनी है कि चाहे वह उस रास्ते से गया हो चाहे ना गया हो, घर से स्कूल के बीच का सबसे छोटा रास्ता विस्थापन कहलाता है। हो सकता है यही उसके घर से स्कूल जाने का भी रास्ता हो, तो विस्थापन और दूरी एक ही हो जाएगी उस समय। लेकिन अगर उसने रास्ता कोई और तय किया है तो दूरी कुछ और होगी और विस्थापन कुछ और होगा। तो दूरी हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से ज़्यादा ही होगी दूरी। जो रास्ता उसने लिया उस रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं, और उसके घर से स्कूल के बीच के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम दूरी के विस्थापन के बीच में और अंतर समझना चाहें तो बच्चे ने दूरी कितनी तय की, टोटल 50 किलोमीटर, और विस्थापन क्या हुआ, ए से बी तक की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो दूसरा अंतर क्या हुआ कि दूरी यह केवल परिमाण को व्यक्त करती है, यानी दूरी केवल ये बताती है कि कितना किलोमीटर चला, जबकि विस्थापन यह परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करती है। जैसे इस एग्जाम्पल पे हम कहेंगे कि बच्चा घर से स्कूल इस दिशा में इतने किलोमीटर गया, तो वो विस्थापन हुआ। और जिसमें हम दिशा नहीं बताते हैं, यानी दूरी में हम दिशा नहीं बताते हैं, तो दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान आपने रखनी है कि अगर बच्चा घर से स्कूल जाके वापस स्कूल से घर आ जाता है तो दूरी तो 50 और 100 किलोमीटर तय करेगा, लेकिन विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि वह जहाँ से चला वापस वहीं पहुँच गया, तो विस्थापन 0 भी हो जाएगा। तो दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, वो धनात्मक ही होगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगला अंतर है दूरी और विस्थापन में। दूरी विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकती है। दूरी हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी, जैसे इस सवाल में अगर बच्चे ने वही रास्ता तय किया होता घर से स्कूल का, यही रास्ता, तो दूरी और विस्थापन एक ही हो जाते, ठीक है। लेकिन दूरी विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकती है, जबकि विस्थापन कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। विस्थापन दूरी से अधिक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन स्वयं न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी से ज़्यादा क्या होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे एक एथलीट है, वह ए से लेके बी तक दौड़ा, तो ए से लेके बी तक की जो उसकी दूरी होगी वो होगी परिधि की आधा, क्योंकि पूरे वृत्ताकार मार्ग के परिमाप को हम कहते हैं परिधि। और एथलीट ए से लेके बी तक दौड़ा है, तो ए से बी तक उसने दूरी कितनी तय की है, परिधि का आधा, ठीक है, जो उसकी परिधि है उसका आधा। लेकिन ए से लेके बी तक का उसका विस्थापन कितना होगा, केवल ये होगा, ए से लेके बी तक की न्यूनतम दूरी, क्योंकि इससे न्यूनतम दूरी और कोई नहीं है, चाहे वो इधर को दौड़ा ना हो, उसने दौड़ने के लिए इस रास्ते का यूज किया है। लेकिन विस्थापन अगर हमने निकालना है तो हम उस रास्ते को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि एथलीट का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, तो वह है ए बी। तो ए बी क्या है, इस वृत्ताकार मार्ग का व्यास है, ठीक है। ए बी की लंबाई क्या है, व्यास। तो बेटा ए से बी तक की दूरी अगर हम लेंगे तो दूरी के लिए तो हमें उस रास्ते की लंबाई नापनी होगी जिसमें वो दौड़ा है, और वो है परिधि का आधा, क्योंकि उसने आधा ही चक्कर लगाया है। लेकिन अगर विस्थापन लेना चाहें तो विस्थापन के लिए हमें वो रास्ता नहीं देखना है वो कहाँ दौड़ा, हमने देखना है ए से लेकर के बी तक की न्यूनतम दूरी, जो कि है ए बी की लंबाई यानी व्यास यानी डायमीटर, ठीक है। अगर इसी में अगर एक कार जाती है, ए बिंदु से जाती है और पूरा एक चक्कर लगाती है और वापस ए बिंदु पर ही आ जाती है, ठीक है, तो वो कार जो है वो ए बिंदु से चली और वापस
ए बिंदु पर ही आ गई, यहीं पर आ गई वापस। तो इसमें दूरी कितनी होगी? दूरी होगी इस पूरे रास्ते की लंबाई, यानी कि परिधि होगी, वृत्तीय मार्ग की परिधि। लेकिन विस्थापन बेटा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा विस्थापन? क्योंकि कार जहाँ से चली थी वापस वहीं आ गई। तो उसका प्रारंभिक बिंदु भी ए है, उसका अंतिम बिंदु भी ए है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु भी ए, अंतिम बिंदु भी ए, तो विस्थापन क्या हुआ? 0। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी। तो कार की प्रारंभिक बिंदु भी ए है और वापस चक्कर लगा के वहीं आ गया, तो अंतिम बिंदु भी ए है। तो इसलिए इस कंडीशन में विस्थापन तो 0 होगा और जो दूरी उसने तय की है वो पूरा एक चक्कर की लंबाई यानी वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दूरी और विस्थापन में यह अंतर है। इसके बाद इसके अगले टॉपिक में हम एक समान गति और असमान गति पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं।